दोस्तों कल मैंने कला संस्कृति में टॉपिक लिया था जिसका नाम था राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला भाग प्रथम की बात हो चुकी थी। उसके बाद भाग दूसरे में आज अपन बात करें राजस्थान की हस्तकला भाग 2 और भाग 2 आप शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले देखिए हस्तकला भाग 2 में अपन बात करेंगे ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कला, ठीक है। देखिए समझना, आर्ट एंड कल्चर में एक खासियत है, जितना आप समझोगे उतनी चीजें आपको अच्छी लगेंगी, आपकी समझ में आएगी, सबसे ज्यादा आपके माइंड में ये टिक सके, समझ सके कि आर्ट एंड कल्चर राजस्थान के सबसे राजस्थान जी के सबसे बड़ा अहम योगदान है आर्ट एंड कल्चर का। हर एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको मैं ये टॉपिक करवाऊंगा, आप पढ़ते जाएं। तो देखिए ब्लू पॉटरी, इस ब्लू पॉटरी का शाब्दिक अर्थ, ब्लू पॉटरी का शाब्दिक अर्थ होता है नीला पात्र। ब्लू पॉटरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नीला पात्र। ब्लू पॉटरी किसको कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, चीनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण कार्य। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण कार्य क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी कहलाता है। ब्लू पॉटरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नीला पात्र। अब चीनी मिट्टी में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चीनी मिट्टी का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान, वो सवाई माधोपुर में होता है, जबकि चीनी मिट्टी का शोधन जो यंत्र लगा हुआ है वो माउंट आबू सरोई में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्लू पॉटरी में आगे अपन बात करते हैं। तो इस ब्लू पॉटरी कला का जो आगमन हुआ था, ब्लू पॉटरी कला का आगमन, तो आपको ध्यान रखना है इस ब्लू पॉटरी कला का आगमन हुआ था, आपको याद रखना है कहां से? पर्शिया। और पर्शिया कहां पर है? आपके ईरान। तो ब्लू पॉटरी कला का आगमन कहां से हुआ? पर्शिया ईरान से। कहां से हुआ? पर्शिया ईरान से हुआ। इसको लाने वाला जो शासक है, तो आपको याद रखना है ब्लू पॉटरी कला को पर्शिया ईरान से लाने वाला जो शासक था वो कौन है? आपका शासक मानसिंह प्रथम। तो ब्लू पॉटरी जो कला है, ये ब्लू पॉटरी कला का आगमन कहां से हुआ था? पर्शिया ईरान से हुआ था। पर्शिया ईरान से लाने वाला शासक कौन था? आपका मानसिंह प्रथम। लेकिन दोस्तों इस कला को लाने वाला तो मानसिंह प्रथम था, इस कला का विस्तार, इस कला का जो विकास था वो किसके समय हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इस कला का सर्वाधिक जो विकास हुआ है, सर्वाधिक जो विकास हुआ है पॉटरी कला का, वो हुआ है किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। जयपुर शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। तो सर्वाधिक ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो किसके समय हुआ है? राम सिंह सेकंड के समय हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक तो आपको ध्यान रखना, दो कलाकार थे, उन कलाकारों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम तो था कालूराम, और एक था आपका कौन? चूड़ामन। कालूराम और चूड़ामन जो कुम्हार थे, ये बयाना के थे, और इनको इस कला को सीखने के लिए राम सिंह सेकंड ने कालूराम और चूड़ामन को कला को सीखने के लिए, आपको ध्यान रखना, कहां भेजा था? दिल्ली। कहां पर भेजा? दिल्ली। और दिल्ली में यहां पर याद रखना किसके पास भेजा था? एक भोला ब्राह्मण था, उस भोला ब्राह्मण के द्वारा इस कला को सीखने के लिए इन कारीगरों को, इन कलाकारों को कहां भेजा था इन्होंने? दिल्ली। तो ब्लू पॉटरी का शाब्दिक अर्थ होता है नीला पात्र। नीला पात्र अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया अलंकरण जो कार्य है वो क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी कहलाता है। ब्लू पॉटरी का आगमन जो हुआ है वो कहां से हुआ? पर्शिया ईरान से हुआ। किसके समय हुआ? मानसिंह प्रथम के समय हुआ। लेकिन इसका सर्वाधिक जो विकास हुआ है ब्लू पॉटरी कला का, वो हुआ राम सिंह सेकंड के समय। राम सिंह सेकंड ने अपने शासन काल में दो कलाकार थे,
एक का नाम कालूराम और चूड़ामन थे। इन दोनों को इस कला को सीखने के लिए एक दिल्ली में कलाकार था जिसका नाम था भोला, उस भोला के पास भेजा। और जब ये कला में क्या होके आए दोस्तों, निपुण होकर, इसलिए सर्वाधिक विकास माना जाता है कौन से शासक के समय को, राम सिंह सेकंड के। जबकि लाने वाला जो शासक था वो कौन था, मानसिंह प्रथम। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाता है ब्लू पोट्री कला का आगमन किस शासक के समय हुआ था, तो मानसिंह प्रथम के समय। लाने वाला कौन है, तो भी मानसिंह प्रथम है। अगर विकास की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कौन है, राम सिंह सेकंड। लेकिन दोस्तों जैसे ही राम सिंह सेकंड का निधन हुआ तो ये कला क्या है, धीरे धीरे विलुप्त अवस्था में पहुंच गई, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर थी। उसी समय इस कला को पुनर्जीवित किया। तो याद रखना, पोट्री कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय, पोट्री कला को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो आपको ध्यान रखना किसको जाता है, राजमाता स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी को। किसको जाता है, श्रीमती गायत्री देवी को। जयपुर राजघराने की राजमाता अपन बात करें तो कौन थी, गायत्री देवी। उस गायत्री देवी ने इस पोट्री कला को पुनर्जीवित करने का क्या किया था, कार्य। याद रखना इससे संबंध में, गायत्री से संबंध में एक क्वेश्चन और याद रखना, राजस्थान प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो निर्वाचित हुई थी वो भी कौन थी, आपकी गायत्री देवी थी। ठीक है, इन्होंने इसको जीवित किया कैसे, तो इन्होंने क्या किया, 1963 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 1963 ईस्वी ने राजमाता गायत्री देवी ने राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की। राम सिंह शिल्प कला मंदिर की क्या की, स्थापना। देखिए दोस्तों, जितने भी कलाकार थे उन कलाकारों को संरक्षण देने के लिए और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए राजमाता ने 1963 में एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम रखा गया था राम सिंह शिल्प कला मंदिर। और ये कहां था, जयपुर में। तो राजमाता ने इसका जो प्रथम प्राचार्य बने थे, इस स्कूल के जो प्रथम प्राचार्य स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। तो इस स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल में प्रथम जो प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए वो कौन हुए, कृपाल सिंह शेखावत। अब याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत के संदर्भ में दोस्तों दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। कृपाल सिंह जो शेखावत था, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध था कहां से, महू। और महू कहां पड़ता है आपका, सीकर। ठीक है, इन्हें इस कला का कलाकार होने के नाते 1974 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड। 1980 में इन्हें कलाविद पुरस्कार से नवाजा गया, कलाविद पुरस्कार। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत ने पोट्री कला को एक नई दिशा दी। बेसिकली क्या होता था, पोट्री कला में 5 रंगों का, वैसे तो पोट्री कला में आपको ध्यान रखना मुख्य रूप से 2 रंगों का समावेश है। 2 रंग प्रयुक्त होते हैं पोट्री कला में, एक तो कौन सा होता है, लाल, और एक कौन सा होता है, हरा। पोट्री कला में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं, एक तो कौन सा होता है लाल, एक कौन सा होता है हरा। कृपाल सिंह शेखावत ने इस पोट्री कला के अंतर्गत 25 रंगों का समावेश किया। कितने रंगों का समावेश किया, 25 रंगों का समावेश किया। इसलिए इस ब्लू पोट्री कला को आपको ध्यान रखना दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कृपाल शैली। क्या नाम है दोस्तों, कृपाल शैली। तो आपको याद रखना है पोट्री कला से संबंध में ब्लू पोट्री। अब ब्लू पोट्री का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, नीला पात्र। क्या होता है, नीला पात्र। ठीक है,
अब इसमें मुख्य रूप से जो रंग प्रयुक्त होते हैं वो कौन सा होता है, एक तो लाल और एक कौन सा होता है, हरा। ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला अलंकरण किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है आपका, ब्लू पॉटरी। इस ब्लू पॉटरी कला का आगमन कहां से हुआ था, पर्शिया ईरान से। कौन लेकर आया था, मानसिंह प्रथम। जबकि ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक जो विकास हुआ वो राम सिंह सेकंड के समय हुआ। इन्होंने कालूराम व चूड़ामन कुम्हार, दो कलाकार थे, इनको दिल्ली भेजा था भोला ब्राह्मण से सीखने के लिए। उसके बाद इस कला को, जैसे ये कला निर्जीव अवस्था में आ गई, यानी कि इस कला का संरक्षण रखने लायक कोई नहीं रहा था, तो राजघराने की राजमाता थी गायत्री देवी, जयपुर राजघराने की गायत्री देवी, इन्होंने इस कला को पुनर्जीवित किया और 1963 में राम सिंह शिल्प कला मंदिर की क्या कर दी, स्थापना। और इसके प्रथम प्राचार्य बनाए गए थे स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत। ये कहाँ के थे, महू सीकर के थे। इनको 1914 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1980 में कलाविद की उपाधि दी गई थी। इन्होंने क्या किया, इससे ब्लू पॉटरी के अंतर्गत 25 रंगों का समावेश किया, जिसके कारण से इस ब्लू पॉटरी का नाम परिवर्तित होकर और एक नया नाम आ गया, जिसको कहा गया कृपाल शैली। क्या कहा गया था, कृपाल शैली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक है गोपाल सैनी। ये शेखावत जी के शिष्य हैं। मैं इसको मिटा के फिर दोबारा लिखता हूं। आगे देखिए, गोपाल सैनी ये शेखावत जी के शिष्य हैं। ये इस कला के राष्ट्रीय कलाकार हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय कलाकार वर्तमान में जो ब्लू पोएट्री है इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, या वर्तमान में इस कला को संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, गोपाल सैनी। और गोपाल सैनी को राष्ट्रीय कला ये किसके शिष्य थे, कृपाल सिंह शेखावत के। अगर आपको पूछा जाता है अन्य कलाकारों में, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो आपकी कौन, प्रभुलाल यादव, प्रभुदयाल यादव, और एक मीनाक्षी राठौड़, दोनों जयपुर से हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रभुदयाल यादव, मीनाक्षी राठौड़, और मैं आपको बताऊं नाथीबाई, त्रिलोक चंद, भगवान साय। ये जो कलाकार हैं ये कौन सी कला के कलाकार है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सी कला के कलाकार है, पोट्री कला के कलाकार हैं। प्रश्न ऐसे आता है, जैसे आपको दे दिया, प्रभुदयाल, त्रिलोक चंद, भगवान साय का संबंध निम्न में से कौन सी कला से, आपको ध्यान रखना इनका संबंध कौन सी कला से है, ब्लू पॉटरी से है। कौन सी कला से संबंधित है, ब्लू पॉटरी से। ब्लू पॉटरी के बाद में एक आती है आपकी साहब ब्लैक पॉटरी, एक आती है आपकी कागजी पॉटरी, एक है आपकी पोकरण पोट्री, और एक है आपकी बीकानेर पोट्री। देखिए ब्लैक पॉटरी जो प्रसिद्ध है राजस्थान में, वो कहां की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, कोटा की। कागजी पॉटरी जो प्रसिद्ध है वो कहां की प्रसिद्ध है, अलवर की। ठीक है, पोकरण पॉटरी प्रसिद्ध है, वो कहां की है, पोकरण कहां पड़ता है, जैसलमेर की। और बीकानेर पॉटरी कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। ठीक है दोस्तों, ब्लैक पॉटरी कहां की प्रसिद्ध हो गई, कोटा, कागजी पॉटरी अलवर, पोखरण पॉटरी जैसलमेर, और बीकानेर पॉटरी बीकानेर की।
अब इस पोट्री के अंतर्गत कोटा जो पोट्री है इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं, फूलदान, गुलदस्ते आदि का क्या किया जाता है, निर्माण। कागजी पोट्री में पतले बर्तन, ठीक है, और पोकरण जो पोट्री है इसमें सफेद और लाल रंग का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल व हरा रंग मुख्य रूप से पोट्री कला में प्रदान होता है, लेकिन सफेद पोट्री, सफेद और लाल रंग प्रदान होता है वो कौन सी पोट्री में, आपके पोकरण। बीकानेर की पोट्री में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है, तो वो आपको ध्यान रखना, कौन सी पोट्री, लाख पोट्री। कौन सी पोट्री, लाख पोट्री। ये आपकी कौन सी हो जाती है साहब, ब्लू पोट्री कला आपकी हो जाती है समाप्त। नेक्स्ट चलते हैं, छपाई कला। इंपॉर्टेंट है। छपाई का मतलब क्या होता है, कपड़े पर छपाई करना, वो क्या कहलाता है, आपकी छपाई कला। क्या कहलाता है, छपाई कला, ठीक है। छपाई कला के राजस्थान में कितने केंद्र हैं, दो। एक सांगानेर जयपुर और दूसरा है बाड़मेर। तो राजस्थान में छपाई कला के कितने मुख्य दो केंद्र माने गए, तो आपको ध्यान रखना है छपाई कला के दो केंद्र मुख्य हैं, तो कौन सा आपका सांगानेर जयपुर है, एक कौन सा है, बाड़मेर। अब यहीं से प्रश्न आ जाता है, अब आपको ध्यान रखना है, सांगानेर में जो कपड़े छपाई का कार्य करते हैं वो करते हैं नाम देवी छिपे। कौन से लोग करते हैं, नाम देवी छिपे। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। सांगानेर प्रिंट में छपाई करने वाले कलाकार कौन से होते, तो नाम देवी छिपे। उसके बाद बाड़मेर की अगर बात करें, तो बाड़मेर में जो छपाई का कार्य करते हैं वो कौन सी जाति के लोग करते हैं, खत्री जाति। कौन सी जाति, खत्री जाति। जबकि नाम देवी जो छिपे हैं वो कौन सी कला में, आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी में, आपके सांगानेर में, ठीक है। अब एक शब्द आता है दोस्तों, बतकाड़े। क्या है, बतकाड़े क्या है, तो बतकाड़े देखिए क्या होता है, छपाई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के ठप्पे। छपाई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के ठप्पों को क्या कहते हैं, अपन बतकाड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, बतकाड़े कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मुख्य रूप से छपाई कला दो के दो 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 जगह प्रसिद्ध हो गई, तो सांगानेर और एक कहां पर, आपके बाड़मेर की। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें अजरक प्रिंट। कौन सी प्रिंट पढ़ेंगे, अजरक प्रिंट, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, छपाई का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि रंगाई छपाई जो उद्योग है राजस्थान में कौन सी जगह का प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है रंगाई छपाई जो उद्योग है वो राजस्थान में दो मुख्य जगह है, सांगानेर जयपुर और बाड़मेर, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं, तो देखिए बतकाड़े क्या होते हैं, तो छपाई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के ठप्पे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, बतकाड़े। अब सबसे पहले अब बात करते हैं अजरक प्रिंट। अजरक जो प्रिंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है दोस्तों, अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है कहाँ की, बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। अब इसमें मुख्य रूप से जो रंग प्रयुक्त होता है, प्रश्न ये आ सकता है, अजरक प्रिंट में रंग कौन कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। लाल व नीला रंग प्रयुक्त होता है कौन सी छपाई में, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की, ठीक।
उसके बाद दूसरी जो आती है आपकी मल्लीर प्रिंट, और मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है मल्लीर प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, बाड़मेर। कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, बाड़मेर। इसमें भी रंग आपको ध्यान रखने हैं, इसमें मुख्य रूप से दो रंग हैं, एक तो काला और एक कत्थई। कौन सा, काला व कत्थई, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी तीसरी आजम या दाबू प्रिंट। अब आजम या दाबू प्रिंट जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो कहां की है, अकोला। और अकोला कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़। ये जो छपाई है, ये जो प्रिंट है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है जाजम की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जाजम की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जाजम की छपाई के लिए। कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है आजम प्रिंट है, ठीक है। इसमें जो रंग होता है, इस छपाई में जो रंग काम में लिया जाता है वो लिए जाते हैं लाल, नीला व हरा। कौन कौन से, लाल, नीला व हरा, ठीक है। अब देखिए शब्द आया है दाबू। शब्द कौन सा है, दाबू। किसको कहते हैं, देखिए दोस्तों, कपड़े के जिस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है, माना कि ये कपड़ा है, अब हमें इस कपड़े के इस भाग पर क्या नहीं करनी है, सॉरी, इस भाग पर हमको क्या नहीं करनी है, छपाई नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो भाग है कपड़े का, इसको किसी माध्यम से क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। यही क्या कहलाती है, आपकी दाबू प्रिंट। क्या कहलाती है, दाबू प्रिंट। कपड़े के जिस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है उसे किसी माध्यम से क्या कर देना, दबा देना, वो क्या कहलाता है, आपका दाबू प्रिंट कहलाता है। दाबू राजस्थान में हर जगह के अलग अलग प्रसिद्ध हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, दाबू के बारे में बात की जाए तो देखिए, एक तो है मिट्टी का दाबू, एक है गेहूं का दाबू, और एक है मोम का दाबू। तो मिट्टी का जो दाबू है वो कहां काम में लिया जाता है, बाड़मेर में। गेहूं का दाबू है वो कहां काम में लिया जाता है, जयपुर में। और मोम का दाबू है वो कहां काम में लिया जाता है, सवाई माधोपुर में। कहां पर लिया जाता है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। हस्तकला पढ़ा हमने, कौन सा, छपाई उद्योग। कपड़े को रंगना, कोरा जो कपड़ा उसको रंगाई करना, वो क्या कहलाता है, छपाई। और छपाई राजस्थान में छपाई कला के जो दो मुख्य केंद्र है वो कौन सा, एक तो सांगानेर जयपुर और एक कौन सा है, बाड़मेर। सांगानेर जयपुर में जो कपड़े पर कपड़े की छपाई का कार्य करते हैं वो कौन से छिपे करते हैं, नाम देवी छिपे। ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में आपको ध्यान रखना है कौन सी जाति के लोग हैं, खत्री जाति के लोग हैं। कौन सी जाति के लोग हैं, खत्री जाति के लोग हैं। वो किसका काम करते हैं, छपाई का। बतकाड़े शब्द एक आया था, मैंने आपको बताया था, बतकाड़े छपाई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के जो ठप्पे होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन बतकाड़े कहते हैं, ठीक। अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। रंग इसमें कैसा है, लाल व नीला। मल्लीर प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। रंग कैसा है, काला व कत्थई। आजम या दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़। रंग कैसा है, लाल, नीला और हरा, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है जाजम की छपाई के लिए कौन सी प्रिंट प्रसिद्ध है, तो जाजम की छपाई के लिए कौन सी प्रिंट है, आपकी आजम या दाबू प्रिंट। दाबू राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का है। गेहूं का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का है। और मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। अब दाबू जो शब्द है, कौन सा शब्द, दाबू शब्द, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले
कपड़े के जिस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है, कपड़े के जिस भाग पर छपाई नहीं करनी होती है, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है आपका, उसको क्या कहा जाता है, दाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाबू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब अगली जो प्रिंट पढ़ते हैं सांगानेरी। एक मिनट दोस्तों, इसमें नीला रंग नहीं आएगा, इसमें काला आता है। ठीक है, अब सही होगा। सांगानेरी प्रिंट, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी। सांगानेर, जॉर्ज वॉट ने एक बुक लिखी थी 1803 में। उस पुस्तक में एक बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में रंगाई छपाई का जो मुख्य कस्बा या शहर है वो माना जाता है सांगानेर, जयपुर को। तो ये जो है सांगानेरी प्रिंट, ये प्रसिद्ध आपकी कहाँ की, जयपुर की। ठीक, इसमें जो छपाई का काम करते हैं, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो कौन से लोग करते हैं, नाम देवी छिपे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सांगानेरी जो प्रिंट है ये बेसिकली अगर बात करें तो बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज, सांगानेरी जो प्रिंट है, इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय पहचान, तो अंतरराष्ट्रीय जो पहचान दिलाई है वो किसने दिलाई थी, तो आपको ध्यान रखना है, पूर्व राजसिको अध्यक्ष, पूर्व राजसिको अध्यक्ष, और राजसिको अध्यक्ष कौन थे आपके, मुन्ना लाल गोयल। तो मुन्ना लाल जो गोयल थे, इन्होंने इसको, मुन्ना लाल गोयल ने सांगानेरी जो प्रिंट है इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया था, चर्चित किया था या पहचान दिलाई थी। ठीक, उसके बाद दूसरी बात करते हैं बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट भी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी, बगरू भी कहां पड़ता है, जयपुर में। तो बगरू प्रिंट प्रसिद्ध हो जाएगी साहब कहां की, आपके जयपुर की। ठीक है, उसके बाद याद रखना, इसको जो पहचान दिलाई है, इसका जो मुख्य कलाकार है पुपुल जैकर। कौन हो जाएगा, पुपुल जैकर। ये आपकी कौन सा होता है, सांगानेरी प्रिंट, ये कौन सा होती जाती है आपकी, बगरू प्रिंट। उसके बाद आता है बंदेज। अब बंदेज देखिए, बांदो और रंगो, इसको बांदो और रंगो के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसको, बंदेज को। बंदेज को बांदो और रंगों के नाम से जाना जाता है। कपड़े इस पे जब छपाई करते हैं तो कपड़े पर गांठ सी लगाकर जब वो छपाई की जाती है, वो कौन सी कहलाती है, आपकी बंदेज कला। ठीक है, बंदेज को कहते हैं बांदो और रंगो। याद रखना, बंदेज प्रसिद्ध है राजस्थान में, कहाँ का, जयपुर का। लेकिन बंदेज मंडी कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है, बंदेज मंडी प्रसिद्ध है। बंदेज जो मंडी है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, बंदेज मंडी के साथ बंदेज का सर्वाधिक जो कार्य होता है, बंदेज का सर्वाधिक जो कार्य होता है, सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है, सुजानगढ़। और सुजानगढ़ जो है वो कहाँ पर है, आपका चूरू में है। कहां पर है, चूरू में है। इसमें आपको ध्यान रखनी चौथी चीज, बंदेज में, बंदेज का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है तैयब हुसैन। क्या नाम है, तैयब हुसैन। बंदेज, बांधो और रंगो, क्या कहा जाता है इसको, बंदेज कहा जाता है। कपड़े को बांध कर रंगने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है, बंदेज कहलाती है। बंदेज प्रसिद्ध कहाँ का आ जाएगा, जयपुर का। बंदेज मंडी कहां पर है, जोधपुर में है। बंदेज का सर्वाधिक जो कार्य किया जाता है वो कहां किया जाता है, सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है।
और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? आपका तैयब हुसैन। कौन है? तैयब हुसैन। अब आपको ध्यान रखना है, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की ओढ़नी बंदेज से बनी होती है, बंदेज से बनी होती है। तो महिलाओं की जो ओढ़नी होती है वो किससे बनी होती है? बंदेज से। जैसे लहरिया, मोठड़ा, पोमचा, धड़क, ये सारी की सारी जो महिलाओं की ओढ़नी है वो किससे बनी होती है? आपकी बंदेज से। ये आपकी कौन से हो जाता है साहब? बंदेज। ठीक है। लहरिया, मोठड़ा और पोमचा। अब देखिए, लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का, मोठड़ा प्रसिद्ध है बीकानेर का, और पोमचा आप जानते ही हो, पोमचा प्रसिद्ध है जयपुर का। तो लहरिया कहां का प्रसिद्ध हो गया? जयपुर, मोठड़ा बीकानेर और पोमचा जयपुर। लहरिया, आपको ध्यान रखना है, माना कि ये कोई कपड़ा है, इस प्रकार की जो लहरदार आकृति होती है ओढ़नी की, वो क्या कहलाती है? आपकी लहरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? लहरिया। ठीक है। और लहरिया को महिलाएं अक्सर श्रावण मास और गणगौर के अवसर पर पहनती है। ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या? लहरिया। मोठड़ा कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। अब देखिए, वही मैं बता रहा था, लहरिया में तो क्या होता है, एक दो लहरदार आकृति होती है, लेकिन मोठड़ा में क्या होता है, ये लहरदार आकृति एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। वो ओढ़नी जो होती है इस प्रकार लहरदार आकृति को जो काटती है, वो कौन सी कहलाती है? मोठड़ा। कौन सी कहलाती है? मोठड़ा। पोमचा की अगर बात करूं तो पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। याद रखना, पोमचा का अर्थ क्या होता है? पोमचा का अर्थ होता है कमल का फूल। किसका फूल? कमल का फूल। ठीक है। दूसरी बात, पोमचा पीहर पक्ष से आता है। कौन से पक्ष से आता है? पीहर पक्ष से। ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, पोमचा भी कई प्रकार का है। एक तो आपको पीला पोमचा, एक है आपका गुलाबी पोमचा, और एक है आपका चीड़ का पोमचा। पीला जो पोमचा है, ये पुत्र प्राप्ति के अवसर पर, पुत्र प्राप्ति पर कौन सा पोमचा आता है? पीला। पुत्री की प्राप्ति पर, पुत्री की प्राप्ति पर कौन सा पोमचा आता है? आपका गुलाबी। कौन सा? गुलाबी। अब चीड़ का पोमचा, ये देखना, हाड़ौती में कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती, कोटा, बूंदी और बारां का जो क्षेत्र है हाड़ौती है, इस हाड़ौती क्षेत्र में विधवा जो महिला होती है, कौन सी महिला? विधवा जो महिला होती है, उसके काले रंग की ओढ़नी है। कौन से रंग की? काले रंग की जो ओढ़नी है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? आपका चीड़ का पोमचा। याद रखना दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला की काले रंग की जो ओढ़नी होती है उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं।
लेकिन सामान्यतः जो विधवा महिलाओं की ओढ़नी होती है सफेद रंग की, कौन से रंग की? सफेद रंग की। उस विधवा महिलाओं की सफेद रंग की जो ओढ़नी होती है उसको क्या कहते हैं? लालर। क्या कहते हैं? लालर। क्या कहते हैं? लालर। तो ये आपकी ओढ़नी की बात की। लहरिया, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। मोठड़ा, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया में क्या होता है? कपड़े पर ऐसी ओढ़नी जो कपड़े पर एक और लहरदार आकृति होती है, वो तो क्या कहलाता है? लहरिया। महिला इसको गणगौर और श्रावण के महीने में काम में लेती है। मोठड़ा में क्या होता है? कपड़े पर जो लहरदार आकृति होती है उसको आपस में काटती है, वो मोठड़ा कहलाता है। और मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। पोमचा का सामान्य अर्थ होता है कमल का फूल। पोमचा जो ओढ़नी होती है उसमें फूल जैसी, कमल के फूल जैसी एक आकृति बनी होती है, उसके कारण इसको क्या कहा जाता है? कमल का फूल। और पोमचा कौन से पक्ष से आता है? पीहर पक्ष से। अब पोमचे के भी कई प्रकार हैं, जैसे पीला पोमचा जो आता है वो पुत्र प्राप्ति, यानी कि पुत्र प्राप्ति जब होती है तो पीहर पक्ष के द्वारा जो ओढ़नी लाई जाती है वो क्या कहलाती है? पीला पोमचा। पुत्री की प्राप्ति पर कहला जाएगी गुलाबी। और चीड़ का जो पोमचा है हाड़ोती में विधवा जो महिला है, कौन सी महिला? विधवा जो महिला होती है उसके काले रंग की जो ओढ़नी होती है वो क्या कहलाती है? चीड़ का पोमचा। जबकि जबकि लालर सामान्यतः विधवा महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर। ठीक है। जरी व गोटा कार्य। तो देखिए, जरी व गोटा कार्य सवाई जयसिंह, कौन था दोस्तों? सवाई जयसिंह सेकंड जरी के कलाकारों को सूरत से लाया था। कहां से लाया था? सूरत से। कहां पर लाया था? जयपुर में लाया था। किसके कलाकारों को? जरी के कलाकारों को, गोटा कलाकारों को सवाई जो जयसिंह सेकंड था वो सूरत से कहां पर लाया था? जयपुर में। और तब से जयपुर में जरी का कार्य करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन गोटा। तो देखिए, सूती ताने से, सूती ताने पर, सूती ताने पर बादले से बनी हुई बेल, बनी हुई सूती ताने पर बादले से बनी हुई जो बेल होती है वो क्या कहलाती है? आपकी गोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? गोटा। राजस्थान में गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रसिद्ध है भिनाय अजमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भिनाय अजमेर। और दूसरा आपको ध्यान रखना है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला। और खंडेला कहाँ पड़ता है? आपके सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। अब गोटा चौड़ाई के आधार पर दो प्रकार का होता है। चौड़ाई के आधार पर, तो चौड़ाई के आधार पर कितने प्रकार का आता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका चौमाशा, और एक होता है आपका अठमाशा। चौड़ाई के आधार पर गोटा कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, चौमाशा और अठमाशा। ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं चौमाशा और अठमाशा। कम जो चौड़ा होता है उसको तो अपन चौमाशा कहते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा जो चौड़ा होता है ना उसको क्या कहते हैं? अपन अठमाशा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए गोटे के नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। किरण, बाकड़ी, लप्पा, लप्पी, मुकेश, चंपाकली, ये गोटे के नाम हैं। किसके नाम है ये दोस्तों? गोटे के नाम है। ये आपका कौन सा उद्योग हो जाता है? जरी एवं गोटा कार्य। ठीक।
नेक्स्ट मूर्ति कला। देखिए मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो जो मूर्ति बनाने वाला जो कलाकार होता है उसको कहा जाता है सिलावट। क्या कहा जाता है? सिलावट। मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को क्या कहा जाता है? सिलावट। अब मूर्तियों में देखिए सफेद संगमरमर की मूर्ति, सफेद संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो तो कहां की प्रसिद्ध हो जाएंगी? जयपुर। ठीक। दूसरा आपको ध्यान रखना है काले संगमरमर की मूर्तियां, तो काला जो संगमरमर है इसकी जो मूर्तियां वो कहां की प्रसिद्ध हो जाएंगी? एक तो आपका बांसवाड़ा और एक आपका डूंगरपुर। तीसरा आपको ध्यान रखना है लाल पत्थर की मूर्ति, तो लाल पत्थर की जो मूर्तियां हैं, देखिए लाल पत्थर की जो मूर्तियां हैं एक स्थान तो हो जाएगा थाना गाजी अलवर। कहां की प्रसिद्ध है? थाना गाजी अलवर। और दूसरा स्थान हो जाएगा सिकंदरा, और सिकंदरा कहां पर पड़ता है? दौसा। कहां पर पड़ता है? दौसा। ठीक है। लाल पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध हो जाएंगी? सिकंदरा, दौसा। जबकि आपको ध्यान रखना है दोस्तों रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी, और रेड डायमंड सिटी किसको कहा जाता है? धौलपुर को। लाल पत्थर सर्वाधिक कहां पाया जाता है? आपका धौलपुर में। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा जिंक की मूर्तियां, जिंक या जस्ते की मूर्तियां। तो जिंक या जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो कहां की प्रसिद्ध हैं? जोधपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। लेकिन अब आपको एक याद रखनी है एक चीज, जस्ते से निर्मित विशेष जलपात्र, जस्ते से निर्मित विशेष जो जलपात्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका बादला। क्या कहलाता है? बादला। क्या कहलाता है दोस्तों? बादला कहलाता है। और बादला जो प्रसिद्ध है राजस्थान में वो कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। बादला कहां का प्रसिद्ध हो जाएगा? जोधपुर का। ये आपकी कौन सी कला हो जाती है? आपकी मूर्ति कला। ठीक। थेवा कला इंपॉर्टेंट है। देखिए साहब थेवा कला होती क्या है? सबसे पहले अर्थ, कांच पर सोने का अलंकरण कार्य, कांच पर सोने का अलंकरण जो कार्य है वो क्या कहलाता है? थेवा कला। इसमें जो कांच प्रयुक्त होता है, कांच जो प्रयोग में आता है वो कांच कहां से आता है? आपको ये याद रखना है वो कांच प्रयुक्त होता है कहां का? बेल्जियम का। ठीक। और उस सोने में रंग जो प्रयोग होता है, रंग इसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रयोग होता है? हरा। कौन सा होता है? हरा। जैसे मैं बात करूं, माना कि ये कोई अपना शीशा है। अब बेसिकली मिरर, दर्पण, शीशा कह देते हैं। तो ये शीशा है। कांच पर सोने का अलंकरण कार्य क्या कहलाता है? थेवा कला। तो देखिए किस प्रकार से
इस पर क्या होता है, महीन इस प्रकार से क्या किया जाता है, इस पर सोने की एक बेलनुमा, सोने के महीन, जो सोने का जो अलंकरण है, जो सोने के जो कारीगर है इसके, तो वो क्या करते हैं, महीन प्रकार के इस प्रकार से बेल बनाते हैं सोने की। और उसमें जो रंग भरते हैं वो कौन सा रंग आता है, हरा रंग। कौन सा आता है दोस्तों, हरा। ठीक है, ये थेवा कला होती है। याद रखना, थेवा कला प्रसिद्ध कहां की है, प्रतापगढ़ की। कहां की प्रसिद्ध है, प्रताप, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़। कौन सा परिवार आपको पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना, कौन सा परिवार है, सोनी परिवार। कौन सा परिवार है, सोनी परिवार। तो थेवा कला, कांच पर सोने का अलंकरण कार्य क्या कहलाता है, थेवा कला। कहां का कांच प्रयुक्त होता है, बेल्जियम का। उसमें रंग कौन सा प्रयुक्त होता है, हरा रंग। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और इसमें कौन सा परिवार है, तो आपको ध्यान रखना, थेवा कला को आगे बढ़ाने में कौन से परिवार का योगदान है, सोनी परिवार का योगदान है। कौन से परिवार का, सोनी परिवार का। अब देखिए इसकी विशेषता देखते हैं। अगर देखिए थेवा कला का प्रारंभ, थेवा कला का प्रारंभ माना जाता है प्रतापगढ़ शासक सावंत सिंह के समय से। किसके समय से, सावंत सिंह के समय से। तो प्रारंभ कब माना जाता है, तो थेवा कला का जो प्रारंभ हुआ था वो प्रतापगढ़ का शासक कौन था, सावंत सिंह। इसके समय कौन सी कला प्रारंभ हो गई, आपकी थेवा कला। ठीक, उसके बाद देखना है आपको, थेवा कला का जो जनक है, नाथूजी सोनी। कौन से सोनी, नाथूजी सोनी। ठीक है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार, एक तो महेश दास सोनी, और एक है आपका गिरीश सोनी। अब देखिए, महेश दास सोनी और गिरीश सोनी, गिरीश सोनी, ठीक है, इसको 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित। इसको 2001 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से, राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक है, जबकि आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय कलाकार, तो अंतरराष्ट्रीय कलाकार जिसने थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय यानी कि बहुत से देशों में प्रसिद्ध किया, वो कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय कलाकार है जस्टिन वकी। थेवा कला का अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन हो जाएगा, जस्टिन बकी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, जस्टिन बकी हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, इसकी विशेषता दो याद रखना, थेवा कला की विशेषता। एक तो यह है कि सोनी परिवार के लोग, सोनी परिवार के लोग अपनी बहन बेटी, अपनी बहन बेटी वे बहुओं को नहीं सिखाते, बहुओं को नहीं सिखाते, पहली चीज। ठीक है, दूसरी आपको ध्यान रखना है, नवंबर 2002 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। कौन सी कला पर किया जा चुका है, थेवा कला पर। कौन सी कला पर, थेवा कला पर। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ध्यान रखना है, थेवा कला के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो थेवा कला में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, थेवा कला सोने, कांच पर क्या है, सोने का जो अलंकरण कार्य किया जाता है वो कौन सा कहलाता है, आपका थेवा कला कहलाता है। कौन सी कहलाता है, थेवा कला।
इसमें जो कांच प्रयुक्त होता है वो कहाँ का होता है? बेल्जियम का। इसमें जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा रंग। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कौन से परिवार का योगदान है? सोनी परिवार का। थेवा कला का प्रारंभ प्रतापगढ़ के शासक किसके समय हुआ? सावंत सिंह के समय। थेवा कला का जनक कौन है? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेशदास सोनी, जिसे 2015 में पद्मश्री अवार्ड, और गिरीश सोनी, जिसे 2001 में राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। जबकि इस कला का अंतरराष्ट्रीय जो कलाकार है वो कौन है? जस्टिन बकी। विशेषता क्या है? इस परिवार के जो लोग हैं वो अपनी बहन, बेटी और बहुओं को इस कला को नहीं सिखाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि वो इसको अपनी अमानत धरोहर मानते, इसलिए नहीं सिखाते। नवंबर 2002 में इस पर 5 रुपए का क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। अगर अन्य कलाकार आपसे पूछा जाता है थेवा कला के अन्य कलाकार, तो आपको अन्य कलाकारों के भी नाम बता देता हूं। अन्य कलाकार रामनिवास, रामविलास और जगदीश, ये इसके अन्य कलाकार और हैं आपके। कौन कौन से? रामनिवास, रामविलास और जगदीश। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कौन सी हो जाती है? थेवा कला। और आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको थेवा से संबंधित मीनाकारी कला कराऊंगा, कुंदन कला, बहुत सारी हस्तकलाएं बची हुई है उनको कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, अच्छी डीपली पढ़ाई मिल रही है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ना भूलें। और कोई भी समस्या हो, किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे YouTube चैनल के उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। मैं आपका वह कमेंट पर आपको उत्तर दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।